प्रिय विद्यार्थी, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में दूसरा अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अंतर्गत आपने क्या सीखा अर्थात सारांश यानी समरी का अध्ययन करेंगे एवं प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने क्या सीखा? मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा छोटे अवयव को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आँखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु प्रकाश के टिंडल प्रभाव की स्थिति में इनके कण इतने बड़े होते हैं कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसके गुण सदैव एक समान होते हैं और इसे किसी भी रासायनिक या भौतिक क्रिया द्वारा किसी दूसरे सरल पदार्थों में या अर्थात किसी दूसरे गुण वाले पदार्थ में विघटित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है, अब यौगिक के बारे में समझते हैं। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। तो अब हम पाठांत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? ए, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। बी, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। सी, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। डी, दही से मक्खन निकालने में। ई, जल से तेल निकालने के लिए। एफ, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में। पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। तब हम इसका उत्तर जानते हैं। ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में हम किस विधि का उपयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि जल सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक या समुद्री नमक इसको कहते हैं जो जल में घुलनशील है। तो इसे हम लोग पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। जल वाष्प बनकर नमक से अलग हो जाता है और फ्लास्क में या जिस बर्तन में हम इस विलयन को गर्म करते हैं उसमें नमक बच जाता है। दूसरा है बी कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा
अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में हम किस विधि का उपयोग करेंगे? तो जैसा कि जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को नौशादर भी कहा जाता है, ये दोनों जल में घुलनशील हैं। तो इसे हम सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सीधा ठोस की अवस्था से वाष्प बन जाता है और जब इसे वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वाष्प से सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाता है। सी, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन आयल से पृथक करने में हम लोग निष्पंदन या छानन विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि धातु के छोटे टुकड़े आयल में घुलनशील नहीं हैं, इसीलिए हम छानकर इन्हें अलग करते हैं, छानकर और निथार कर। डी, दही से मक्खन निकालने के लिए, तो दही से मक्खन निकालने के लिए हम अपकेंद्रण विधि का उपयोग करते हैं। ई, जल से तेल को अलग करने के लिए, तो जल से तेल को अलग करने के लिए हम लोग पृथक्करण कीप का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल और तेल दोनों एक दूसरे में अघुलनशील हैं और थोड़ी देर के बाद यह अलग अलग अपनी परत बनाकर अलग अलग इकट्ठा हो जाते हैं। एफ, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए छानन विधि का उपयोग किया जाता है। जी, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोहा चुंबक में आकर्षित हो जाता है और बालू जो है वो चुंबक में आकर्षित नहीं होता है, इसलिए बालू और लोहे के मिश्रण को हम चुंबक पृथक्करण द्वारा अलग करते हैं। एच, गेहूँ भूसे से गेहूँ के दानों को पृथक करने के लिए हम लोग फटकन विधि का उपयोग करते हैं, इसलिए कि गेहूँ के भूसे गेहूँ के दानों से बहुत हल्के होते हैं, इसलिए यह फटकन विधि द्वारा या वायु के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए भारण विधि द्वारा और निथारण विधि द्वारा हम लोग अलग करते हैं। सर्वप्रथम पानी को शांत होने देते हैं, जिससे कुछ अशुद्धियाँ तलहट्टी में जमा हो जाती हैं। फिर हम लोग पानी को अलग करके इसमें थोड़ा सा फिटकिरी मिलाते हैं, जिससे वह अशुद्धियाँ फिटकिरी में मिलकर भारण विधि द्वारा पुनः बर्तन के तलहट्टी में जमा हो जाता है और हमें शुद्ध रूप से पानी प्राप्त होता है। अब है जे, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों अर्थात रंगों को पृथक करने में हम लोग क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। उत्तर, तो सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लेंगे। चरण 2, इसमें चीनी डालेंगे जो एक विलेय पदार्थ है। चरण 3, हमें जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा, क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। चरण 4, अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे जो जल में एक अघुलनशील विलेय है, इसे उबालेंगे। चरण 5, इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालेंगे। चरण 6, अब एक छन्नी स्ट्रेनर से इसे छानेंगे। हमें चाय, घुले, फिल्ट्रेट तथा चाय की पत्तियां छन्नी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होंगी। प्रश्न संख्या 3,
प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों से प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। यहाँ विलेय पदार्थ का नाम लिखा गया है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। अब जो है सो अलग अलग तापमान पर इनको जल में घोलकर संतृप्त विलयन तैयार किया गया है। वह तापमान है 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313 केल्विन, 333 और 353 केल्विन। अब इन तापमान पर 100 ग्राम जल में जो घुलने वाले मात्रा हैं वह पोटेशियम नाइट्रेट के 283 केल्विन पर 21 ग्राम, 36 ग्राम, 35 ग्राम और 24 ग्राम, इस तरह से सबका मात्रा अलग अलग दिया हुआ है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। तो प्रश्न कहता है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ जैसा कि बताया गया है कि 100 ग्राम का यह जो तालिका बनाया हुआ है। तो जब जल की मात्रा आधा हो जाएगा तो इसमें विलेय की मात्रा भी आधा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 313 केल्विन तापमान पर पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम विलेय है इसमें घुला हुआ। तो जब हम 50 ग्राम जल में इसका संतृप्त विलयन इसी तापमान पर बनाएंगे तो हमें 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी, जैसे कि यहाँ उत्तर में दिया हुआ है। लिखा हुआ है चूंकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु इसकी मात्रा बराबर 62 ग्राम है, इसलिए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा 62/100 × 50 बराबर 31 ग्राम होगी। बी, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा कि पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल विलयन को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है, अतः ठोस पोटेशियम नाइट्रेट का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। अब सी है, सी कह रहा है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो हम देखते हैं कि 293 केल्विन तापमान पर पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में मिलाकर संतृप्त घोल बनाया गया है। सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड का 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड का 37 ग्राम है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं कि 100 ग्राम जल में अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम जो कि और सभी विलेय से अधिक है, इसकी मात्रा अधिक घुलनशील है जल में। डी कहता है कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जवाब है कि तापमान में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा तापमान में कमी होने पर घुलनशीलता घटती है। अगला प्रश्न है, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड, निलंबन। इसका उत्तर है ए, संतृप्त विलयन, सैचुर्ड सॉल्यूशन। जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। किसी तापमान पर जब हम किसी विलय को घोलते हैं और वो एक ऐसा स्थिति आता है कि जब उसमें विलय और अधिक नहीं घुलता है तो अब वह उस ताप पर वह विलयन जो तैयार होता है वो संतृप्त विलयन कहलाता है। बी, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा
उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। कोल्लाइड विलयन वे हैं जिनमें विलय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे अर्थात 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। इनके विलय कणों को खुली आँखों नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता है तथा ये अस्थायी होते हैं। कोलाइड टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन इत्यादि। डी. निलंबन सस्पेंशन। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दें तो ठोस कण नीचे बैठ जाता है, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चौक पाउडर तथा पानी में चूना, पत्थर इत्यादि। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 पढ़ते हैं। निम्नलिखित से प्रत्येक को समांगी और विसमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। उत्तर समांगी मिश्रण सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय ये सभी समांगी मिश्रण हैं और विसमांगी मिश्रण हैं लकड़ी और मिट्टी। प्रश्न संख्या 6। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? इसका उत्तर है यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन जल 100 ग्राम C पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित फिक्स्ड होते हैं। अब है प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? ए बर्फ, बी दूध, सी लोहा, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ई कैल्शियम ऑक्साइड, एफ पारा, जी ईंट, एच लकड़ी और आई वायु। उत्तर निम्नलिखित वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा। पहले हम लोग समझ चुके हैं कि तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है और बाकी सभी पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि बर्फ जो कि पानी का जमा हुआ रूप है, अर्थात पानी एक यौगिक है। लोहा एक तत्व है, हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल एक यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक है और पारा तत्व है। तो इस प्रकार से यहाँ तत्व और यौगिक को हम लोग अलग कर लिए हैं जो कि शुद्ध पदार्थ है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। उत्तर दिए गए मिश्रण में से विलयन है बी समुद्री जल और ई सोडा जल। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। उत्तर है बी दूध तथा डी स्टार्च विलयन, क्योंकि ये कोलाइड विलयन है। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। तो यहाँ जैसा कि सारणी में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ तत्व, यौगिक और मिश्रण को अलग अलग किया गया है। तत्व हैं ए सोडियम, डी चांदी, एफ टीन, जी सिलिकॉन। यौगिक हैं ई कैल्शियम कार्बोनेट, के मीथेन, जे साबुन, एल कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण है चीनी का घोल, बी मिट्टी, आई वायु और एच कोयला, एम रक्त। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ का बनना, मोमबत्ती का जलना। तो उत्तर है रासायनिक परिवर्तन हैं। ए पौधों में वृद्धि,
बी लोहे में जंग लगना, सी खाना पकाना, डी भोजन का पाचन, ई मोमबत्ती का जलना। अब हम लोग पढ़ते हैं समूह क्रियाकलाप। एक मिट्टी का मटका, बालू तथा कुछ कंकड़ लें। मटमैले जल को साफ करने हेतु छोटे स्तर पर एक छानक युक्ति फिल्ट्रेशन प्लांट की डिजाइन बनाएं। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सदस्यता प्राप्त कर लें, जिससे नियमित वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके। प्रश्नोत्तर पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट्स लिखने और समझने में आसानी